देन क्या करो, सी आउट कर दो n को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल आएगा, सी आउट n। तो सिमिलरली यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक ब्रेक पॉइंट्स कुछ डाल रखे हैं एंड लेट्स डीबग अवर कोड। तो यहाँ से सो हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा कि दैट हमने अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें कंप्लीट कर ली है। अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितना बेसिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, और आज से हम शुरू कर रहे हैं रिकर्शन से। आई थॉट कि आपको एरे पढ़ाना चाहिए या ये पढ़ाना चाहिए तुम लोगों को, बट एरे से पहले हम सोचते हैं मैंने सोचा दैट यू शुड स्टार्ट विद रिकर्शन, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है। मैं सोच रहा हूँ उन चीज़ों को कवर करूँ जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं ज़्यादा पढ़ने में। तो रिकर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे आने वाले 4-5-6 दिनों में। इसमें मैं सारे कोड वगैरह के साथ में कोडिंग होगा, प्लस हम इसमें यहाँ पे भी शुरू करेंगे। हम इसमें जो भी चीज़ें करने वाली होंगी, स्टैक कैसे काम करता है, कैसे रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है, कैसे रिकर्सिव फंक्शन काम करते हैं। अब अगर मैं रिकर्शन से शुरुआत करूँ तो रिकर्शन है क्या, इस वीडियो को शुरू करते हैं पे। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने लोगों में। तो रिकर्शन क्या है? रिकर्शन इज समथिंग, अगर मैं इसको बेसिक अगर मैं अपने कॉमन टर्म में बात करूँ तो एक ऐसा फंक्शन जो कि खुद को कॉल करे, ठीक है। जो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, दैट फंक्शन इज नोन एज द रिकर्सिव फंक्शन या फिर रिकर्शन। मतलब ऐसा कोड जो कि बार बार अपने ही आप को रिपीट करता चला जाए, तो रिकर्शन वहाँ पे कॉल आता है। अब रिकर्शन की ज़रूरत क्या है? अब रिकर्शन ने बहुत बार ही पढ़ा दैट हाँ इसमें रिकर्शन हमें पढ़ना चाहिए या फिर क्यों करना चाहिए हमें रिकर्शन। तो रिकर्शन इज अल्टरनेट सोल्यूशन ऑफ द आइटरेटिव सोल्यूशन, ठीक है। आइटरेटिव सॉल्यूशन तुमने देखे होंगे जिसमें हम फॉर लूप या वाइल लूप लगाते हैं। तो उन लूप्स के अलावा अगर हम कभी कभार फॉर लूप और वाइल लूप लगाते लगाते हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कभी कभार उस चीज़ को करते करते हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो उन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी डू, वी यूज टू डू द रिकर्शन। हम उस प्रॉब्लम को रिकर्शन में सॉल्व करना चाहते हैं। अब अगर मैं बेसिक टर्म में रिकर्शन की बात करूं तो लेट अस सपोज एक हमारे पास फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन का कुछ टाइप है और यहाँ पे कुछ फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, ठीक है। और ये फंक्शन यहाँ से शुरू कर रहा है, कुछ यहाँ पे कॉल दिया गया है और एक यहाँ पे कंडीशन दी गई है, इफ़ पैरामीटर इज़ ग्रेटर देन और समथिंग, या फिर कोई एक कंडीशन मान लो यहाँ पे। लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई कंडीशन दी गई है, इफ़ कंडीशन, कोई कंडीशन दी गई, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो क्या करेगा, फंक्शन और पैरामीटर, एक कोई पैरामीटर कॉल हो जाएगा और ये चल जाएगा और ये चल जाएगा, ठीक। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी रिकर्सिव फंक्शन। एक कोई भी रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, कोई पैरामीटर दे रखा है, एक ये फंक्शन दे रखा है जिसका कुछ ना कुछ टाइप है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करने वाली हैं, दैट नंबर थे 1 इज दैट एंड नंबर 2 इज दिस वन। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे कंडीशन किस लिए? तो अगर आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो अपने आप, तो ये कब तक कॉल करता रहेगा आपको वो चीज़ डिफाइन करनी है। जस्ट लाइक हम फॉर लूप में क्या लिखते थे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस। तो ये लेस देन n होता था, ये इसका क्या बोलते थे, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। कि अगर जब ये कंडीशन हमारी आ जाएगी तब उस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो लूप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा और स्टेटमेंट हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये जो ये कंडीशन होती है इसको बोला जाता है बेस कंडीशन, ठीक है। बेस कंडीशन हमारे पास होती है और बेस कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी उस टाइम आपका ये अंदर वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा, यानी रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा। और अगर ये अंदर वाला कॉल रन कर रहा है तो फिर रिकर्शन होगा, यानी फंक्शन इसने फिर से कॉल किया, फिर इधर गया, बेस कंडीशन फुलफिल करी, और अगर उसने कर दिया देन इट विल वर्क फाइन, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क फाइन, ठीक। तो हमारे पास क्या है, एक बेसिक रिकर्शन फंक्शन हमारे पास इस तरीके का होता है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को देखो, तो अभी तक हमने क्या पता चला कि रिकर्शन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें चाहिए यहाँ पे बेस कंडीशन, सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, बेस कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे पास एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द बेस कंडीशन। किसके लिए? टू स्टॉप द रिकर्शन। अब यहाँ पे देखो एक जनरल फॉर्म है हमारी रिकर्शन की, एक फंक्शन है जस्ट लाइक वॉइड फन, और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दे रखा है इंट n। अब ये चीज क्या है, जो सबसे पहली लाइन है, दिस इज अवर बेस कंडीशन, ठीक। दिस इज अवर बेस कंडीशन, या फिर बोल सकते हो टर्मिनेटिंग कंडीशन। अब ये क्या है, एक कुछ हमारा कोड लिखा होगा रिकर्सिव फंक्शन, ये क्या है हमारे पास, रिकर्सिव फंक्शन।
फंक्शन। कुछ ब्लॉक ऑफ कोड हमारा लिखा होगा रिकर्सिव फंक्शन से पहले, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड हमारा लिखा होगा, कुछ स्टेटमेंट लिखे होंगे हमारे रिकर्सिव फंक्शन के बाद में। अब ये जो रिकर्सिव फंक्शन जो पहले होते हैं जो हमारे भी टर्म, वो कब कॉल होते हैं? वो रिकर्सिव फंक्शन के कॉल के टाइम कॉल होते हैं, वो तब चलेंगे। यानी जब रिकर्सिव फंक्शन जब कॉल हो रहा होगा, जब फंक्शन यहाँ पे जब चलेगा उसी टाइम पे ये चीज़ कॉल करेगी। अब सेकेंड थिंग हमारे पास क्या आती है, जब फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है, हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से चलता है। तो जो ब्लॉक ऑफ कोड जो रिकर्सिव फंक्शन के बाद में जो चलेगा, ये कब चलेगा? जब हमारा रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट आपका लिखा है रिकर्सिव फंक्शन से पहले, तो वो जिस टाइम पे रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा होगा उसी टाइम पे वो रन करेगा। जो स्टेटमेंट लिखे हैं रिकर्सिव फंक्शन के बाद में, वो उस टाइम चलेंगे जब आपका रिकर्सिव फंक्शन टर्मिनेट हो रहा होगा या फिर वापस जा रहा होगा। अब यहाँ पे फंक्शन के दो तरीके के यूज़ होते हैं, ठीक है। हमारे पास दो तरीके के यूज़ होते हैं। अगर मैं इस चीज़ को अपने आप नोट कर लूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ और हम एक सिंपल सा कोड लेंगे। तो इस जगह पे तुम्हें यहाँ पे एक दिख रहा होगा दैट एक हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक हमारे पास एक दे रखा है फंक्शन दे रखा है, void फंक्शन int n, if n is greater than 0 then cout n। फिर हमने यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया, दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन। और उसके बाद फिर हमने क्या बोला कि एक ये मेन फंक्शन हमारे पास दे रखा है, मेन फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन 5। अब देखो ये किस तरीके से रन करता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन। लेट अस सपोज यहाँ पे फंक्शन के टाइम हमारे पास क्या रखा है, फंक्शन में n की वैल्यू हमने दे रखी है 5, ठीक। अब ये मान के चलो n की वैल्यू हमारे पास 5 है, या फिर 5 से भी छोटा लिख लो, जैसे कि 3 हमने रख लिया। अब 3 जो स्टेटमेंट है ये क्या चलेगा? सबसे पहले हमारा ये वाला स्टेटमेंट चलेगा लाइन नंबर 2 पे, 3 पे मान लो कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, इफ n इज ग्रेटर देन 0, यस हमारा n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन क्या करो, सी आउट कर दो n को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल आएगा, सी आउट n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3, देन 3 विल बी प्रिंटेड। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, इसके बाद अगला स्टेटमेंट आएगा दैट इज फंक्शन n-1। अब क्या कॉल करो, उस फंक्शन को ही कॉल करो, और अब यहाँ पे n की वैल्यू पे क्या हो जाएगा, n-1 दैट इज 2। क्लियर है इतना, n-1 2। देन अगेन ये क्या करेगा, फंक्शन पे जाएगा, ऊपर वाले स्टेटमेंट पे आएगा, n इज ग्रेटर देन 0, यस n इज ग्रेटर देन 0, तो क्या करो जो n की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। नेक्स्ट में हमारा क्या कॉल कर दो, फंक्शन n-1 यानी कि फंक्शन 1 को कॉल कर दो। फंक्शन 1 फिर से ऊपर गया, n इज ग्रेटर देन 0, यस n इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे n को प्रिंट कर दो, और यहाँ पे क्या ले आओ, फंक्शन n-1 यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0। अब इस केस में यहाँ पे देखना, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, जब n की वैल्यू 0 आ जाएगी तभी क्या करेगा, इफ n इज ग्रेटर देन 0, नहीं यहाँ पे 0 नहीं है, इट मीन्स कि इसके आगे हमारा कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। अब अगर रन नहीं करेगा देन क्या होगा, ये जो कंडीशन होगी फिर से वापस चली जाएगी। इसके पास गई, इसके पास अब इसके आगे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, खत्म कर दो। इसके पास गया, इसके पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, खत्म कर दो। इसके पास गया, इसके पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं, खत्म कर दो। तो हमारा जो आउटपुट जो आएगा वो कुछ आएगा 3, 2, 1। ये आएगा हमारा सिंपल सा आउटपुट, दैट इज 3, 2, 1। ये हमारा आउटपुट आएगा। दैट पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अब एक सिंपल सी चीज़ देखना, अगर मैं इस कोड में हल्का सा अगर मैं चेंज करूँ, इफ़ आई चेंज अ सिंपल थिंग, इसमें हमारे पास 3, 2, 1 आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मैं इन दो स्टेटमेंट को ऊपर नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फंक्शन n-1, और यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट n, ठीक। ये सिर्फ मैंने ऊपर नीचे कर दिए इन स्टेटमेंट को। फंक्शन n-1 पहले ऊपर था, अभी फंक्शन n-1 पहले नीचे था, अब ऊपर आ गया। अब इस केस में देखो क्या होगा, किस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, 3, 2, 1। अब इस केस में हमारे पास आउटपुट देखो कैसे आएगा। सबसे पहले क्या चलेगा, मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, आराम से इजीली समझ आएगा। फंक्शन आया, फंक्शन 3 काम किया, उसने क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पे इसको पूरा हटा देते हैं, पूरा हटा देते हैं, ईजी आराम से समझ में आएगा, ठीक। उस टाइम पे क्या चल रहा था, पहले वाले हमने देखा कि कॉलिंग के टाइम पे ही प्रिंट हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, कॉलिंग के टाइम पे ही प्रिंट हो रहा था। अब इसमें देखना, फंक्शन n-1, उसने बोला सबसे पहला स्टेटमेंट फंक्शन n-1, तो मैं कहाँ पहुँच गया, फंक्शन ऑफ 2 पे। अभी ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ नहीं जाएगा, अभी ये फिर से फंक्शन कहाँ चला गया, इसके ऊपर, यानी यहाँ से कहाँ चला गया, ये इस साइड पे। देन अगेन ये क्या कॉल करेगा, दैट इज फंक्शन 2, फंक्शन 2 के बाद ऊपर गया, इज ग्रेटर देन 0, देन कॉल कर दो यहाँ पे फंक्शन 1, ठीक है। फंक्शन 1 कॉल किया, फिर से ऊपर गया, फिर ऊपर चला गया, अब यहाँ से क्या कॉल कर देगा, फंक्शन ऑफ 0, और इसके बाद हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से क्रॉस हो गया। अब ये टर्मिनेशन पॉइंट जाएगा, यानी पीछे रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करते ना फंक्शन 1 पे गया,
फंक्शन 1 पे उसने देखा कि अब ये वैल्यू उसको क्या मिल रही है, कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही है। नेक्स्ट थिंग तुम यहाँ पे आ जाओगे फंक्शन 1 पे, इसके अगला वाला स्टेटमेंट कौन सा है, दैट इज सी आउट n। तो ये क्या करेगा, यहाँ से n को प्रिंट कर देगा, यानी वी विल गेट 1। तो सबसे पहला हमें क्या मिलेगा, 1। सिमिलरली हम इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर फिर फंक्शन 2 के बाद देखेंगे, हाँ इसके बाद क्या कोड रन कर रहा है, दैट इज सी आउट n। तो यहाँ से क्या प्रिंट कर दो, 2 प्रिंट कर दो। तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। सिमिलरली जब 3 पे जाएगा तो यहाँ से क्या प्रिंट कर देगा, 3, तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो इसमें किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, इसमें जब हम रिटर्न कर रहे हैं तब वो प्रिंट कर रहा है, और इसमें उसके पहले वाले में क्या था, जब हम कॉल कर रहे थे उसी टाइम पे प्रिंट हो रहा था। तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या बोला था, जब इसके ऊपर वाले जितने भी वैल्यूज होंगी वो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे प्रिंट होंगी, और फंक्शन के नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो रिटर्न करते टाइम प्रिंट होंगी। सो ये एक सिंपल सा लॉजिक होता है, इतनी चीज़ें हमेशा ध्यान रखो कि हाँ इस तरीके से प्रिंट करेगा। तो अब बारी आती है हमारे इस चीज़ की कि आप रिकर्सिव फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हो। तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आज का। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि स्टैक में कैसे ये चीज़ काम कर रही है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहला जो ब्लॉक होता है वो मेन कोड का ब्लॉक होता है, उसके ऊपर हमारे पास हीप मेमोरी होती है, और जो बीच का जो सबसे ज़्यादा एरिया होता है दैट एरिया इज नोन एज द स्टैक एरिया। तो बेसिकली जो रिकर्सिव में जो काम करता है वो स्टैक में काम करता है। अब अगर यहाँ पे मेन फंक्शन होगा तो हमारे कोड एरिया में क्या जाएगा, यहाँ पे मेन फंक्शन जाएगा, कोड एरिया में मेन फंक्शन गया। फिर उसके बाद अगर इस स्टेटमेंट की बात करूँ, अगर मैंने कॉल किया है फंक्शन ऑफ 3, तो सबसे पहले ये क्या कॉल करेगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 3 की वैल्यू, f3 आ जाएगा। देन उसके बाद f2 आ जाएगा, देन उसके बाद f1 आ जाएगा, और उसके बाद रिटर्न करते टाइम में सारे के सारे कैंसिल होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से टेम्परेरी स्टैक बनता है और ज़्यादा स्पेस नहीं खाता है। तो दैट इज यूज दिस। अब इसमें देखो, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ये देखो कितनी टाइम से चल रहा है। तो ये वाला कितना चल रहा है, 1, ये 1, ये 1 और ये 1। तो फॉर n इज इक्वल टू 3 हमारा जो ट्री जो बन रहा है ये कितने टाइम से, कितने हाइट बन रही है, 4। तो एक तरीके से अगर मैं इसको जनरल टर्म में बात करूं तो n के लिए ये कितने हाइट बनेगा, n+1। तो यानी कि हाइट ऑफ द ट्री इज नोन एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो O(n+1) आएगी, यानी कि आप बोल सकते हो ON आएगी। ठीक, अगर रिकर्सिव ट्री से देखते हो। अगर यहाँ से भी अगर तुम देखो तो कितनी चलेगी हमारे पास। ठीक, एक रिकर्सिव फंक्शन से हम निकालते हैं। लेट अस सपोज करो कि इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन की वो क्या है, t(n). तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन इज t(n). ठीक, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब t(n) है तो ये स्टेटमेंट कितने टाइम रन करेगा, 1 टाइम। ये स्टेटमेंट कितने टाइम रन करेगा, 1 टाइम। फंक्शन n-1 क्या ये भी 1 टाइम रन करेगा, जी नहीं। अगर अब आपकी फंक्शन n की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी tn है तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी tn-1, और फिर तो हमारे पास अलग चीज़ है। तो इस फंक्शन की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टोटल हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास t(n) +1 + 1 प्लस t(n-1). दिस इज द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन। और t(n) हमारा हमने क्या रखा था, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसको इसके इक्वल रखेंगे हम। ठीक, तो ये टोटल कितना आ गया, t(n) इज इक्वल टू 2 + t(n-1). और इसको बेसिकली कांस्टेंट है, इसको 1 रख लो, तो t(n) इज इक्वल टू t(n-1 + 1). ठीक, ये हमारे पास एक बेसिकली एक स्टेटमेंट आ गया। अब हम इसको एक रिकर्सिव फंक्शन में हम इसको एक तरीके से करेंगे, दैट लाइक रिकर्सिव रिलेशन के तरीके से। तो रिकर्सिव रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले बेसिक निकालते हैं, सबसे छोटी वैल्यू के लिए क्या हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो अगर मैं डाल दूं t(0), तो t(0) के लिए यहाँ पे क्या होगा, t(0 - 1 + 1) ऐसे कुछ बोल सकते हो। या फिर अगर सपोज करो यहाँ पे tn इज इक्वल टू tn-1 लिखा है, तो सिमिलरली अब यहाँ पे अगर tn-1 के लिए अगर हम निकालें तो tn-1 के लिए क्या आएगा, tn-2 + 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, tn इज इक्वल टू tn-2 + 2, ये tn-1 की वैल्यू आ गई। तो सिमिलरली अगर मैं इसको आगे आगे चलता चला जाऊँ तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, दैट इज tn इज इक्वल टू tn-k + k, बिकॉज ये 2 आएगा यहाँ पे। अगर इसको सॉल्व करोगे तो पूरा, तो tn इज इक्वल टू tn-k + k। अब k की अगर सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो हमारे पास क्या आएगा, अगर लेट अस सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू जो आ रही है, ऊपर से इसको हटा दो, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अगर सपोज करो यहाँ से ऊपर ले आओ, अगर हमारे पास k की वैल्यू n के बराबर है, या फिर कह सकते हो हाँ, अगर k की वैल्यू n के बराबर हो गई तो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, 0। या फिर अगर n-k अगर हमें 0 के बराबर लिखना है तो n की वैल्यू k के बराबर हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, t(n) इज इक्वल टू tn-n
प्लस कितना, प्लस n। ठीक, तो t ऑफ n इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया 0 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई n, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ n। तो ये हमारे पास रिकर्सिव रिलेशन इसमें चलता है अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो। ओके, तो ये कैसे किया हमने यहाँ पे निकाला टोटल टाइम वेलोसिटी, हमने एज्यूम कर ली tn, फिर हमने देखा हर एक स्टेटमेंट कितने टाइम चल रहा है, 1 1 tn माइनस 1, दोनों को ऐड कर दिया तो tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 प्लस 1। सिमिलरली फिर हमने किसके लिए निकाली, tn माइनस 1 के लिए, तो ये आ रही है। tn माइनस 2 के लिए निकालोगे तो tn माइनस 3 प्लस 3 आएगी। तो हमने एक जनरल स्टेटमेंट हमने निकाल लिया, tn इज इक्वल टू tn माइनस k प्लस k, दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर मुझे सबसे छोटे टर्म के लिए चाहिए, जस्ट लाइक n माइनस के इज इक्वल टू 0 के लिए अगर मुझे चाहिए, तो n की वैल्यू k के बराबर हो जाएगी यहाँ पे। और ये जब यहाँ पे n की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, उसके बाद फिर n इज इक्वल टू k हो जाएगा और हम यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करके यहाँ से o n निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्क्स। अब हम इसको एक कोड के जरिए देखेंगे कि कैसे इसका कॉल स्टैक वगैरह हमारा यूज़ होता है एक किसी भी लूप पे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी IDE पर, उस पर स्विच करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड हम शुरू करेंगे वहाँ पे। और उसमें मैं सीधे तुम्हें यही वाला फंक्शन, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसको मैं तुम्हें करना है कि ये वाला जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसको मैं करूँगा उस पर, और यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लर्न दिस। ओके, सो लेट्स गो टू आवर IDE। ठीक है, तो दिस इज़ आवर ID और यहाँ पे मैंने यही एक फंक्शन लिख रखा है, जस्ट लाइक सी आउट n इज इक्वल टू, सेम यही फंक्शन है, इसको मैंने लिख रखा है यहाँ पे थोड़ा सा ईजी तरीके से। अब VS कोड ने एक बहुत अच्छा फीचर दे रखा है डीबगिंग का। डीबग से हम इसमें देख सकते हैं कॉल स्टैक में कौन सा वेरिएबल है, किस तरीके से क्या काम कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक ब्रेक पॉइंट्स कुछ डाल रखे हैं, एंड लेट्स डीबग अवर कोड। तो यहाँ से डीबग करते हैं और देखते हैं कितना जल्दी चलता है। तो इसमें इस कोड में क्या होगा, ये जो फंक्शन तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है ना, यही पूरा चलेगा और इस तरीके से कैसे ट्री काम करेगा वो देखना। तो किस तरीके से काम करेगा वो हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सपोज करो जब तक वो उधर चल रहा है तब तक एक हम इसको यहाँ से एक बार रव करके, तो क्या सीन होगा, अभी उधर चल रहा है उसको देखने दो। एक जो मैंने अभी कॉल स्टैक बताया था, तो यहाँ पे तो एक मेमोरी हमारी आएगी, मेन मेमोरी, जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन आएगा। उसके बाद ये स्टैक होगा और ये किधर आएगा, हीप आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन कॉल करेगा वो कौन सा कॉल करेगा, फंक्शन ऑफ 3। देन फिर किस पे आएगा, फंक्शन ऑफ 2 पे आएगा। देन किस पे आएगा, फंक्शन ऑफ 1 पे आएगा। ये हमारा क्या देगा, ये 3 देगा। ये हमारा क्या देगा, ये 2 देगा। और ये हमारा क्या देगा, ये 1 देगा। देखना सिमिलरली कुछ इसी तरीके से हमारा यहाँ पे कॉल स्टैक चलने वाला है। अब IDE पे देखो यहाँ पे क्या देख रखा है, यहाँ पे तुम्हें मैं थोड़ा सा फीचर बता देता हूँ, दैट दिस इज नोन एज द थ्रेड। यहाँ पे कॉल स्टैक पे आएगा और अभी तक हमारे पास मेन फंक्शन है, बिकॉज अभी सबसे पहले क्या चलता है, मेन फंक्शन चलता है, जो कि मेन फंक्शन हमारा मेन मेमोरी में आ गया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसके बाद हमारे पास क्या करेगा, ये सीधा डायरेक्टली फंक्शन पे चला गया, फंक्शन n किया इंट n, और अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो n की वैल्यू 3 दे रखी है लोकल में। ठीक, n के ऊपर अगर हम होवर भी करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ रही है हमारे पास, और n की वैल्यू 3 है। देन वो लूप अगर अंदर चला गया कंडीशनल स्टेटमेंट में, देन वी विल गो टू द सी आउट स्टेटमेंट। और सी आउट स्टेटमेंट अभी देखना, यहाँ पे प्रिंट कुछ भी नहीं हो रखा। सी आउट स्टेटमेंट में जाने के बाद वो डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन को, इस जो वैल्यू होगी n की, वो 3 को प्रिंट कर देगा। अब ये किधर आ गया, फंक्शन n-1 पे, n की वैल्यू अभी भी यहाँ पे 3 है। देन वो अगेन क्या करेगा, कॉल स्टैक फंक्शन इंट n3, ये कॉल करने के बाद ये 2 वाला पे कॉल करेगा और देखना खटाक से स्टेटमेंट उस पे जाएगा। अब n की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे देखोगे n की वैल्यू अभी यहाँ पे 2 है। कॉल स्टैक में हमारा एक और फंक्शन बढ़ गया, दिस इज f2, और अभी तक इसने कोई वैल्यू यहाँ से रिटर्न नहीं करी है, तो अगले स्टेटमेंट में जाते ही यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा और हमें क्या दे देगा, फंक्शन 2। क्लियर है, फंक्शन 2 में दे दिया। देन इस पे फिर से आया, ऊपर गया, अगले कॉल स्टैक पे आ गया, फंक्शन 1 यहाँ पे कॉल आ गया, n की वैल्यू 1 आ गई। देन इसने फिर से एक बार रन किया, वहाँ गया, और व्हाट इट विल गिव यू द 1 देने के बाद फिर ये क्या करेगा, अब देखेगा फिर से, तो एक बार फिर ऊपर गया वहाँ से, और उसने देखा जाके चौथा कॉल स्टैक आया, इसके ऊपर एक और बनेगा यहाँ पे, जस्ट लाइक फंक्शन ऑफ 0। और फंक्शन ऑफ 0 बनने के बाद, बिकॉज यहाँ पे देखो अभी n की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है, n के ऊपर होवर करोगे, n की वैल्यू 0 है। अब ये कंडीशन स्टेटमेंट नहीं चलेगा, देन वो क्या करेगा, यहाँ से इस वाले को टर्मिनेट कर देगा, बोलता भाई आप यहाँ से जाओ, आपका मुझे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट वो क्या करेगा, फिर से देखेगा n की वैल्यू 1, वो स्टेटमेंट चल चुका है, इसको क्रॉस मारो। ठीक, एक देखना फंक्शन साइड से जा रहा है यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाओगे तो अब अगला वाला चल जाएगा, वो फंक्शन ये वाला उसने क्रॉस मार दिया। देन वो अगले पे जाएगा, इस वाले फंक्शन को क्रॉस मार दिया। देन वो अगले पे जाएगा और हमारा जो मेन फंक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर देगा। सो दिस इज़ हाउ थिंग वर्क्स, कि आप किस तरीके से इसमें काम करते हो, और इसी तरीके से कॉल स्टैक और ये सब चीज़ें काम करती हैं।
तो ये था एक तरीका, इसको एक बार अपने आप से भी ट्राई करना, फंक्शन n-1 और सी आउट n करके चेंज कर देना, तो उसमें पता चल जाएगा। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक ऑफ द रिकर्शन, किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिकर्शन क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ टाइप्स ऑफ इंडक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।